हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी में जो हमने स्टार्ट किया है वो किया है उत्सर्जन संस्थान के बारे में पढ़ना, यानी कि जो हमारे उत्सर्जी तंत्र हैं उसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो कल की क्लास में हमने किडनी के बारे में समझा था। आपने देखा था किडनी के रूप, रंग, आकार, इन सब के बारे में चर्चा किया था। आपने किडनी की आंतरिक संरचना देखी थी, जिसमें आपने कॉर्टेक्स और मेडुला की चर्चा की थी। साथ ही साथ आपने रीनल ट्यूब के बारे में भी समझा था। उसके बाद आपने जो हमारा किडनी है, किडनी के कार्य को समझा था, जिसमें उसके कुछ प्रमुख कार्य थे कि नए पदार्थों का निर्माण करना। अब नए पदार्थ में जैसे आपका अमोनिया हो गया, हाइपुरिक अम्ल हो गया, और आपके अकार्बनिक फास्फेट हो गए, ये सारी चीज़ों का वो निर्माण कर रहा था। साथ ही साथ इस जो एडिसो एसिडोसिस की अवस्था थी, उसमें भी रक्त की प्रक्रिया को ये संतुलित रख रहा था। इसका कार्य था कि रक्त में जो शर्करा है उसकी मात्रा को मेंटेन रखे, रक्त के संगठन को बनाए रखे, हाइपोक्सिया की भी स्थिति में ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित रखे। साथ ही साथ ये जल, प्रोटीन, जो लवण हैं, इन सब का उत्सर्जन कर रहा था। एरिथ्रोप्रोटीन का निर्माण कर रहा था। हमारे शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन कर रहा था। जो हमारे शरीर में अनावश्यक जल थे उनको निकाल रहा था। रक्त की क्षारीयता को भी बनाए रख रहा था। तो ये तमाम कार्य हमने देखे थे वृक्क के। अब आपको पता है कि जो वृक्क की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है वो है हमारा नेफ्रॉन। तो आज की क्लास में बेसिकली हम नेफ्रॉन के बारे में ही समझने वाले हैं कि नेफ्रॉन क्या है और इसका कार्य क्या होता है। अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन की, जो कि हमारे किडनी की ही सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक इकाई है। ठीक, तो इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। ये यह का मतलब क्या? ये जो आपका ये जो हमारा क्या है, जो हमारा नेफ्रॉन है, ये किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जैसे आपसे पूछा जा चुका है कि जीव की सूक्ष्मतम क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो सेल है। हमने ये पहली क्लास में ही डिस्कस किया था। अब ये जो नेफ्रॉन होते हैं, इनकी संख्या प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख होती है। ठीक, और जो ये नेफ्रॉन होते हैं, इसके कई भाग होते हैं। अगर हम बात करें इसके कुछ प्रमुख भाग की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वोमेन कैप्सूल की। वोमेन कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, समीपस्थ कुंडलित भाग हो गया, यानी कि अगर हम बोले पीसीटी। ठीक, हेनले का लूप हो गया, दूरस्थ कुंडलित भाग हो गया, संग्रहित नलिका हो गया। ठीक, तो ये 6 पार्ट होते हैं हमारे किसके? नेफ्रॉन के। अब अगर हम थोड़ा-सा इसके फिगर को समझें, हालाँकि आपके बुक में ये फिगर दिया गया है, लेकिन फिर भी इस फिगर से आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आएँगी। अगर हम बात करें, ये आपका क्या है? ये आपका ग्लोमेरुलस है। अगर हम बात करें, ये जो नलिकाएँ हैं ये दोनों, ये क्या हैं? ये क्या हैं? अभिवाही रक्त नलिका, यानी कि यहाँ से रक्त प्रवेश कर रहा है, और ये अपवाही रक्त नलिका है, यहाँ से रक्त जो है वो निकल रहा है। कहें तो ये क्या है आपके? ये हैं आपके रक्त नलिकाएँ हैं। ये दोनों की दोनों क्या हैं? ये दोनों की दोनों ही आपकी रक्त नलिकाएँ हैं।
अब इसी में आपने ग्लोमेरुलस सुना, बस आप अभी पार्ट देख लीजिए। इसके कार्य का जो इसके जो कार्य है उसको हम अभी आगे देखेंगे कि ग्लोमेरुलस क्या करता है, वोमेन कैप्सूल क्या करता है, ये जो आपका डीसीटी लगा है ये क्या करता है, ये जो पीसीटी लगा है ये क्या करता है। हम इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जो पार्ट लगा है, ये पार्ट समझना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि ये क्या होता है, ये जो टेढ़ा-मेढ़ा सा भाग है इसे आप क्या कह रहे हैं? इसे आप कह रहे हैं ग्लोमेरुलस और इसी में आपका आता है वोमेन कैप्सूल। क्या आता है? वोमेन कैप्सूल जिसे हम मैल्पिगियन कड़िका बोलते हैं। इसके जो सम्मिलित रूप है, इसको हम मैल्पिगियन कड़िका बोलते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा ये वाली नली आप देख रहे हैं, ये है समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसे हम बोलते हैं पीसीटी। साथ ही साथ ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये है हेनले का लूप और ये रहा आपका दूरस्थ कुंडलित नलिका और ये रहा आपका संग्रहित नलिका। ठीक? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि ये सारे के सारे नेफ्रॉन के हमारे पार्ट हैं। चाहे हम बात करें ग्लोमेरुलस की, चाहे वोमेन कैप्सूल की, मेल्पिगियन मेल्पिगियन कड़िका की, समीपस्थ कुंडलित नलिका की, हेनले के लूप की, या फिर हम बात करें दूरस्थ कुंडलित नलिका की, या हम बोले संग्रह नलिका के बारे में। ठीक? तो ये सारे के सारे जो पार्ट हैं, ये सारे के सारे हैं आपके किसके? ये सारे के सारे आपके हैं नेफ्रॉन के पार्ट। ठीक? अब ये जो आपका ये नेफ्रॉन होता है, इसके जो पार्ट हैं, ज़रा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके जो पार्ट हैं, ये क्यों लगे होते हैं और ये क्या कार्य करते हैं, किस तरह से हमारे किडनी में सहायता करते हैं। अगर हम बात करें वोमेन कैप्सूल की, सबसे पहले आपके सामने नाम आता है वोमेन कैप्सूल। तो ये जो वोमेन कैप्सूल है, यह एक प्यालीनुमा संरचना होती है। क्या होती है ये? ये एक प्यालीनुमा संरचना होती है। इसकी गुहिका में रक्त कोशिकाओं का एक अत्यंत कुंडलित गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या होता है? एक तो पहले आप इसकी संरचना याद रखेंगे, क्या होता है? ये प्यालेनुमा होता है। प्यालेनुमा कुछ इस तरह से, या बोले तो सी आकार का। ठीक? ध्यान रखिएगा, आकार में ये सी का होता है, या तो हम बोल सकते हैं इसको प्यालेनुमा होता है। अब इसकी जो गुहिका होती है, गुहिका में रक्त कोशिकाओं का एक अत्यंत कुंडलित गुच्छा होता है, जिसे आप ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये ग्लोमेरुलस क्या है? ये आपने नाम सुना था ना, तो हमने इसको अलग से नहीं रखा है। बस आप ध्यान रखिएगा, जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या है? ये तो आपने देखा कि एक कुंडलित गुच्छा है, लेकिन यहीं पर आपके रक्त को छाना जाता है। कहाँ पर? ग्लोमेरुलस में ही आपके ब्लड को छाना जाता है। ठीक? ये आपने दोनों को समझ लिया है, एक तो वोमेन कैप्सूल और दूसरा आपने समझा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का कार्य क्या है? तो यहाँ पर ब्लड को छाना जाता है। और अगर हम बात करें, ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, वोमेन कैप्सूल है, ये वोमेन कैप्सूल क्या होता है? तो ये जो आपका वोमेन कैप्सूल होता है, इसकी गुहिका में रक्त कोशिकाओं का एक बहुत ही अत्यंत कुंडलित गुच्छा होता है। ठीक? इसी को हम कह रहे थे ग्लोमेरुलस। ये तो आपने समझा कि क्या है वोमेन कैप्सूल और क्या है ग्लोमेरुलस। अगर हम आगे बात करें रीनल ट्यूबल की, तो ये रीनल ट्यूबल क्या है? रीनल ट्यूबल क्या है? जरा हम इसको समझते हैं। नेफ्रॉन का पतला एवं सकरा भाग जो कि 0.3 से कम है। कितना? 0.3 से मतलब 3 सेंटीमीटर से कम है, जिसे रीनल ट्यूबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे रीनल ट्यूबल कहते हैं और इसमें
कई संरचनाएं होती हैं, जैसे ग्रीवा होता है, समीपस्थ कुंडलित भाग होता है, हिल्ले का लूप होता है, दूरस्थ कुंडलित भाग होता है, संग्रहित नलिका होती है, बूलनी की नलिका होती है। तो ये जो आपने अभी पार्ट देखे थे, यहाँ आ जाते हैं। बेसिकली हम सबसे ऊपर आते हैं, कहाँ पर? यहाँ पर, जहाँ पर हमने नाम सुना था। तो ये जो आपका समीपस्थ कुंडलित भाग है, हिनले का लूप है, साथ ही साथ हमने क्या देखा? दूरस्थ कुंडलित भाग, वो बेलनी का जो लूप, बेलनी की जो नलिका है, ये सारे के सारे हमारे रीनल ट्यूबल के ही भाग होते हैं। और ये जो रीनल ट्यूबल है, इसका रीनल ट्यूबल का ग्रीवा जो है वो काफ़ी पतला और सकरा होता है, और ये घनाकार कोशिकाओं का बना होता है। अगर हम बात करें जो हमारा समीपस्थ कुंडलित भाग है, जो समीपस्थ कुंडलित भाग है, ये क्या है? तो ये आपके वोमेन कैप्सूल से स्टार्ट होता है, यानी कि जो वोमेन कैप्सूल है वहाँ से स्टार्ट होकर इसकी कोशिकाएं काफ़ी सक्रिय होती हैं और कार्बनिक एनहाइड्रेट नामक एंजाइम का स्रावण करती हैं, जो कि आपके रक्त का अम्ल क्षार है उसको संतुलित करने में ये मदद करती हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका समीपस्थ कुंडलित भाग है, यहाँ से एनहाइड्रेट एनहाइड्रेट जो है आपका एंजाइम स्रावण होता है, जो कि आपके रक्त का जो अम्ल क्षार है उसको संतुलित बनाने में मदद करता है। अगला पॉइंट है, यानी कि जो अगला पार्ट है इसमें, वो है हेनले का लूप। आप सभी ने हेनले के लूप के बारे में सुना होगा। अगर सबसे पहले इसका एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इसका जो आकार होता है, ये अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है, ठीक? जो अपेक्षाकृत लंबा और पतला होता है। इसके समीपस्थ कुंडलित भाग की ओर वाली जो भुजा है, वो अवरोही भुजा और दूसरी भुजा आरोही भुजा कहलाती है। और ये जो हेनले का लूप है, ये नेफ्रॉन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ कई महत्वपूर्ण पदार्थों का अवशोषण होता है, और उनको अवशोषण होने के बाद वापस ब्लड में हम डाल देते हैं। अगर अगली बात करें हम दूरस्थ कुंडलित भाग की, तो ये क्या होता है? इसकी जो संरचना है, इसका जो आकार है, वो जो अभी-अभी आपने समीपस्थ कुंडलित भाग देखा, उसकी तरह होता है, जैसे ये आप नीचे देख रहे हैं। इसका आकार और इसका आकार, दोनों का आकार लगभग सेम होता है, और ये घनाकार कोशिकाओं द्वारा रेखित होता है। यहाँ पर आपका एल्डोस्टेरोन की उपस्थिति से यहाँ पर सोडियम का संग्रह होता है, ठीक? अगर हम बात करें संग्रह नलिका की, ये रहा आपका संग्रह नलिका। तो संग्रह नलिका क्या करता है? ये भी आपका घनाकार कोशिकाओं द्वारा रेखित होता है, और ये दूरस्थ कुंडलित भाग का अंतिम सिरा होता है। ये क्या है? ये अंतिम सिरा है इसका, ठीक? ये आपके दूरस्थ जो है, दूरस्थ कुंडलित भाग का ये अंतिम सिरा होता है। देखिए यहाँ हेनले लूप से ये स्टार्ट हो रहा है, और इसका अंतिम सिरा क्या है? ये जो संग्रह नलिका है, यही होता है। तो संग्रह नलिका जो है, ये दूरस्थ कुंडलित भाग का अंतिम सिरा संग्रह नलिका में खुलता है, और नेफ्रॉन की कई संग्रह नलिकाएं आपस में मिलकर एक सीधा नलिका का निर्माण करते हैं, ठीक? यहीं पर हमने एक शब्द और सुना, जो कि अभी हमने पढ़ा था रीनल ट्यूबल में, कि ये है बेलनी की नलिका। अब ये क्या होती है? तो जो बेलनी की नलिका है, इसका निर्माण कई सीधी नलिकाओं के मिलने से होता है, और जो ये कई संग्रह नलिकाएं मेडुला के भीतरी पिरामिड में आकर खुलती हैं। और ये जो आपने ये पिरामिड है, पिरामिड में ही मूत्रवाहिनी का एक सिरा होता है, जिसका प्रारंभिक भाग शंकु के आकार का और चौड़ा होता है। इसी को ही आप पेल्विस के नाम से जानते हैं। आगे चलकर यही मूत्रवाहिनी सक्रिय हो जाती है, और एक पतली नली के रूप में वृक्क के हाइलम वाले भाग से ये बाहर आ जाती है, ठीक?
तो ये आपने देखा थोड़ा-सा किसके बारे में? ये थोड़ा-सा आपने देखा नेफ्रॉन के बारे में। ये तो हमने नेफ्रॉन की चर्चा कर ली, जो कि हमारे किडनी की सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक इकाई थी। अगर अब हम बात करें, इसके बाद हम बात करेंगे मूत्र निर्माण की। मूत्र निर्माण की क्या प्रक्रिया है, ज़रा हम उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो मानव में चयापचय होता है, मानव में चयापचय के दौरान असंख्य रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनका विघटन होता है। इनके विघटन से शरीर में कई अनावश्यक हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है और यही आपके उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत आते कौन-कौन हैं? तो उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जिसे हम फेफड़े के द्वारा बाहर निकालते हैं, यानी कि साँस के द्वारा। जल हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, साथ ही साथ सल्फर युक्त पदार्थ हो गए। ये सारे के सारे अगर हमारे शरीर में रह जाएँगे, तो हमारे शरीर में ये ज़हर बनाएँगे, विष बनाने का कार्य करेंगे, हमारे शरीर को हानि पहुँचाएँगे। अब इनसे हमारे शरीर को बचाने के लिए इनको बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आपने ग्लोमेरुलस का नाम सुना, तो प्रत्येक ग्लोमेरुलस में जो पचे हुए पोषक पदार्थ हैं, पचे हुए पोषक पदार्थ युक्त रक्त धमनी के द्वारा आता है और यहाँ से धमनी छोटी-छोटी कोशिकाओं में आकर बँट जाता है। सबसे पहले रक्त ग्लोमेरुलस में जाएगा, जहाँ इसका संग्रह होने लगता है। अब ग्लोमेरुलस में रक्त संग्रह से रक्त का दबाव जो होता है वो बढ़ जाता है और यहाँ से रक्त छनकर वोमेन कैप्सूल में जमा हो जाता है। वोमेन कैप्सूल का नाम आपने सुना था, तो यहाँ से रक्त छनकर कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है आपका वोमेन कैप्सूल में। अब यहाँ से छने हुए जो पदार्थ होते हैं, वो जो हमारा वोमेन कैप्सूल है, उसकी भीतरी दीवारों को पार करके नलिकाओं में पहुँचते हैं और इस छने हुए रक्त में जो प्रोटीन, कोशिका और जो कोलैट्स हैं, इनका अभाव होता है। जब ये छना हुआ जो आपका प्रोटीन रहित रक्त वृक्क नलिका के जो ग्रंथियाँ हैं, वृक्क नलिका के ग्रंथिल भाग में पहुँचता है, तो उसका बहुत सा जल ग्लूकोज, सोडियम लवण हो गया या फिर जो आपके और उपयोगी लवण हैं, इनका पुनः अवशोषण नलिका के द्वारा कर लिया जाता है और ये सारे जो पदार्थ होते हैं, ये सारे के सारे पदार्थ जो होते हैं, ये नलिकाओं में फैले हुए रक्त कोशिकाओं के द्वारा पुनः शोषित कर लिए जाते हैं। यानी कि जो आवश्यक पदार्थ हैं, हम ऐसा कहें कि जो हमारे शरीर के ये तो उत्सर्जी है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, वो अवशोषित कर लिए जाते हैं और क्या होता है और रक्त प्रवाह में जाकर ये मिल जाते हैं। हमारे शरीर की जो विभिन्न कोशिकाएँ हैं, उनके माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में ये चले जाते हैं और यहाँ पर जो यूरिया है, जो यूरिक एसिड है, अम्ल है, क्रिएटिनिन है और जो अतिरिक्त जल हैं, सोडियम हो गए, लवण हो गया, ये सारी की सारी विकार वृक्क नलिकाओं में पहुँच जाते हैं। यहाँ ये छना हुआ विकार युक्त पदार्थ मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, यानी कि इसी को ही हम मूत्र कहते हैं और ये क्या होता है बाद में बाहर निकल जाता है। अब ये जो मूत्र होता है, ये मूत्र निर्माण में मुख्य रूप से 3 जो क्रियाएँ हैं वो भाग लेती हैं। अब ये 3 क्रियाएँ कौन हैं? ज़रा हम इनके बारे में समझते हैं। तो मुख्य रूप से आपको इन तीनों का नाम ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला है हमारा पहली जो मुख्य क्रिया है वो है ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन है। दूसरा है नलिका अवशोषण, तीसरा है आपका नलिका स्रावण। अब ये तो हैं हमारे 3 प्रक्रियाएँ। अब ज़रा हम इनको एक-एक करके समझते हैं कि ये ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन क्या है, नलिका अवशोषण क्या है, नलिका स्रावण क्या है? हमें इनके बारे में भी तो समझना है।
तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। ठीक, अगर हम बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, तो के ये क्रिया वृक्क नलिका के ग्लोमेरुलस में होता है। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की क्रिया है, ये कहाँ पर होती है? तो ये वृक्क नलिका के ग्लोमेरुलस में होती है। अपवाहनी धमनियों से जब रक्त ग्लोमेरुलस से गुजरता है, तो वहाँ का रक्त दाब बढ़ जाता है। अपवाहनी आपने देखा था, अपवाहनी किधर थी और अभिवाहनी ये नलिका किधर थी? तो जो अपवाहनी नलिका है, अपवाहनी धमनियों से जब रक्त ग्लोमेरुलस से गुजरता है, तो वहाँ का जो ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप रक्त में घुले विभिन्न पदार्थ जल की कुछ मात्रा के साथ वोमेन कैप्सूल में पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? तो वो वोमेन कैप्सूल में पहुँच जाते हैं। यहाँ से कुछ उपयोगी पदार्थ वोमेन कैप्सूल की दीवारों को वेध कर पार कर जाता है और साथ ही साथ और वृक्क नलिकाओं में पहुँच जाता है। यानी कि जो ये आपने देखा उपयोगी पदार्थ हैं जो कि वोमेन कैप्सूल में पहुँचे हैं, तो वोमेन कैप्सूल की दीवारों को वेध कर ये पार कर जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? वृक्क नलिकाओं में ये पहुँच जाते हैं। इस द्रव में प्रोटीन का अभाव होता है और इस छने हुए तरल पदार्थ को ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो छना हुआ पदार्थ होता है, इसी को आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इस छने हुए द्रव में रक्त का प्लाज्मा, कुछ अन्य घुलनशील उत्सर्जी पदार्थ और ये अन्य लाभदायक जो पदार्थ होते हैं इसमें होते हैं। अगला पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ज़रूरी हैं। क्या हैं? कि वयस्क मनुष्य में प्रति मिनट कितना 1100 से लेकर 1200 ml रक्त इन नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस से गुजरता है, जिससे प्रति मिनट लगभग 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का निर्माण होता है और इस प्रकार प्रतिदिन 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का निर्माण होता है। एक दिन में प्रति मिनट क्या होता है? प्रति मिनट 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का निर्माण होता है। अगर हम इसे देखें एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में लगभग 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का निर्माण होता है। ठीक, अब ये जो इसमें जो फिल्ट्रेट हैं, इस फिल्ट्रेट में जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, विटामिन और कुछ आयंस उपस्थित होते हैं। ठीक, किसमें? ये जो आपका फिल्ट्रेट है। अगली बात करें हम नलिका पुनर्अवशोषण की, यानी कि जो नलिकाएं पुनः अवशोषित कर लेती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो मानव शरीर में प्रतिदिन 24 घंटे में 175 से 180 लीटर डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा दोनों वृक्कों द्वारा छाने जाते हैं। क्या होते हैं? अभी आपने देखा कितने, 175 से लेकर 180 लीटर डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा दोनों वृक्कों के द्वारा छाने जाते हैं, जिसमें मात्र 1 से लेकर 1.5 लीटर ही मूत्र के रूप में छानकर उत्सर्जित पदार्थों के रूप में बाहर निकाले जाते हैं, क्योंकि नलिका पुनर्अवशोषण द्वारा यह तरल पदार्थ तथा इसमें जो उपस्थित अन्य लाभदायक पदार्थ होते हैं, उनको क्या कर लेता है? उनको पुनः अवशोषित कर लेता है। आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो ये डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा है, ये कितना एक दिन में हो रहा है? तो 175 से 180 हो रहा है। अगर इनका देखा जाए एवरेज, तो 175 से 180 लीटर इनका फिल्ट्रेशन हो रहा है, छाने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक दिन में
ये मात्र 1 से लेकर 1.5 लीटर ही मूत्र के रूप में ये विसर्जित होते हैं या बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। बाकी जो बचते हैं, बाकी और भी तो बचेंगे, हम यहाँ 1 डेढ़ लीटर की बात कर रहे हैं, कहाँ 170 से 75 की बात कर रहे हैं। तो ये जो बचता है, बाकी शेष जो होता है, ये हमारे शरीर में पुनः नलिका पुनरावशोषण के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। इसको उत्सर्जित नहीं किया जाता है, इसको बर्बाद नहीं किया जाता है। ग्लूकोज का पुनरावशोषण समीपस्थ कुंडलित भाग द्वारा पीसीटी द्वारा किया जाता है। ठीक, के द्वारा किया जाता है। 85% से अधिक जल का पुनरावशोषण समीपस्थ कुंडलित भाग के अलावा जो आपका दूरस्थ कुंडलित भाग है इसके द्वारा और संग्रह नलिका के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगली अगर हम बात करें, अगला क्या है कि जो ये पुनरावशोषण है, पुनरावशोषण का नियंत्रण एंटी ड्राई यूरेटिक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ये जो पुनरावशोषण हो रहा है, पुनरावशोषण का नियंत्रण कौन कर रहा है? ऐसे अपने आप तो हो नहीं जाता है, इसको कोई ना कोई तो करता ही है। तो करने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी कि पुनरावशोषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है। इस हार्मोन का नाम ध्यान रखिएगा। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। लवण का पुनरावशोषण समीपस्थ तथा दूरस्थ कुंडलित भाग द्वारा होता है। ये जो आपका लवण है, ये ध्यान रखिएगा कि जो अलग-अलग आपके खनिज पदार्थ हैं, उनका अलग-अलग अवशोषण भी हो रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं ये लवण की, तो लवण का पुनरावशोषण जो समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित भाग है, उसके द्वारा हो रहा है। अगर हम बात करें फास्फेट और पोटेशियम का, तो इनका अवशोषण समीपस्थ कुंडलित भाग के द्वारा होता है। तरल पदार्थों में सोडियम लवण का संतुलन एल्डोस्टेरोन हार्मोन द्वारा होता है। यहाँ पर हमने क्या देखा था? यहाँ पर जो सबसे ऊपर हमने देखा था वो देखा था पुनरावशोषण का नियंत्रण कौन कर रहा था? तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कर रहा था। लेकिन यहीं अगर हम नीचे बात कर रहे हैं, किसकी? नीचे बात कर रहे हैं तरल पदार्थ में सोडियम लवण का जो संतुलन है वो कर रहा है एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा हो रहा है। और ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से निकलता है। ठीक, तो यहाँ पर कई पॉइंट थे आपको समझने के लिए, नोट डाउन करने के लिए। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा टफ है, आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसे 2 बार में समझिएगा। अगर हो सके तो एक बार आप बुक लेकर पढ़िएगा, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएँगी, ठीक? और एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आ जाएगी। ये हमने समझा नलिका पुनरावशोषण की बात को समझा, नलिका पुनरावशोषण क्या है इसके बारे में समझा। अब अगर हम थोड़ी-सी बात करें नलिका स्रावण की, नलिका स्रावण क्या है? ज़रा हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ग्लोमेरुलस, जो आपने अभी ग्लोमेरुलस का नाम सुना, जहाँ पर रक्त छन रहा था। ग्लोमेरस ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा था? तो रक्त छनने का कार्य हो रहा था। तो यहाँ रक्त में ग्लोमेरुलस में रक्त छन जाने के बाद जो उत्सर्जित पदार्थ, जैसे आपका यूरिया हो गया, भारी धातु हो गए, कुछ दवाएं हो गए, क्रिएटिनिन हो गया, ये सारी चीजें रह जाती हैं। ये स्रावी कोशिकाएं द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और अंत में इन्हीं नलिकाओं की गुहा में स्रावित कर देती हैं। ये उत्सर्जित पदार्थ ही जो स्रावी नलिका में उपस्थित होते हैं, इन्हें नलिका स्रावण कहते हैं। यानी कि जो हमारे वेस्टेज से जो उत्सर्जित नहीं हो पाए थे, वो क्या होते हैं? तो ये स्रावी कोशिकाएं द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और बाद में इन्हीं नलिकाओं की गुहा में ये स्रावित कर दिए जाते हैं और यही जो स्रावित किया जाता है, यही नलिका स्रावण कहलाता है। इन क्रिया में पदार्थ का आदान प्रदान सक्रिय आवागमन के द्वारा होता है। ठीक,
ये आपने समझा कि किस तरह से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया हो रही है, ठीक? ये आपने क्या समझा? ये अभी आपने समझा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से कौन-कौन से कार्य होते हैं। तो आपने 3 प्रमुख कार्य समझे यानी कि 3 प्रमुख क्रिया को समझा। पहला था आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा था आपका नलिका अवशोषण, तीसरा था आपका नलिका स्रावण। इन तीनों के बारे में आपने समझ लिया। अब अगर हम थोड़ा-सा समझें किसके बारे में? अब हम थोड़ा-सा समझेंगे मूत्र के संगठन के बारे में, ठीक? आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मूत्र उत्सर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें इसके संगठन को भी समझना ज़रूरी होता है। ये जो मूत्र होता है, ये हल्के पीले रंग का पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 1.02 से लेकर 1.040 तक होता है और ये जल से थोड़ा भारी होता है। इसका स्वाद नमकीन होता है और यह गंध भी इसकी विचित्र होती है। जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, उस 24 घंटे में वो 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। और ये जो होती हैं, जो रासायनिक विश्लेषण करें तो रासायनिक विश्लेषण करने पर इनमें कई चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं जल की, यूरिया की, कार्बनिक लवण की और अकार्बनिक लवण के बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? ध्यान आपको ये रखना है कि मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 96। आपको थोड़ा-सा वेरिएशन कहीं-कहीं देखने को मिलेगा, ये 95 भी हो सकता है। फिर ये जो हम 2 लिखे हैं, 2 में 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये अकार्बनिक है, इसमें भी कुछ थोड़ा-सा डिफ़रेंस देखने को मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, जल का इनमें प्रतिशत 96% होता है। अगर हम बात करें इसमें यूरिया की, तो इसमें यूरिया 2% होता है, अकार्बनिक लवण 1.5% होता है। अब ये अकार्बनिक लवण में आता क्या-क्या है? तो इसमें आपका आता है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, ये सारी की सारी चीज़ें कितनी होती हैं? 1.5% होती हैं। अगर हम बात करें कार्बनिक लवण की, तो कार्बनिक लवण इसमें होता है 0.5%। अब कार्बनिक लवण में क्या पाया जाता है? तो कार्बनिक लवण में आ जाता है क्रिएटिनिन, श्लेष्मा, यूरिक अम्ल, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। किसमें? ये जो हमारा यूरिन होता है, इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अगर हम बात करें ये जो ये आपका छूट गया और थोड़ा-सा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, हालाँकि हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको कवर अप करेंगे। ये जो मूत्र में यूरोविलिन नामक ये होता है, पित्तरंजक होता है, जिसकी वजह से यूरिन का रंग यानी कि मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोविलिन पित्तरंजक से ये निकलता है, यानी कि जो मूत्र के पीले होने का कारण क्या है? तो वो है यूरोविलिन। और ये उत्सर्जित कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से है? तो ये यूरोविलिन पित्तरंजक से निकलता है और आंत द्वारा अवशोषित होकर पुनः वृक्क द्वारा ये छान लिया जाता है। और मूत्र में असामान्य पदार्थ की जो उपस्थित है, वो ये समझ लीजिए कि वो बीमारी का सूचक होता है। जैसे असामान्य संगठक का मतलब क्या होता है? जैसे सामान्य में क्या होता है, सामान्य मानव जो होता है उसका मूत्र स्वच्छ होगा, पारदर्शी होगा, हल्का पीलापन लिए होगा और विशेष प्रकार की गंधयुक्त होगा। इसमें किसी भी प्रकार के सेंडिमेंट नहीं होते हैं। मूत्र मुख्यतः यूरिन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हाइपोरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट और सल्फर, इन सब ये सारी चीज़ें होती हैं। मूत्र में सामान्य संगठन 85% जल और शेष भाग अकार्बनिक कार्बनिक तत्व होते हैं। हालाँकि हमें 96% जल के बारे में ध्यान रखना है।
लेकिन कुछ जैसे असामान्य होता है, असामान्य स्थिति होती है जिसमें शर्करा हो गया, पित्त हो गया, एल्बुमिन हो गया, इन सब का निष्कासन होने लगता है, इसमें से अजीब-सी दुर्गंध आने लगती है, तो ऐसा मूत्र कई रोगों का सूचक माना जाता है। असामान्य मूत्र संगठन से मूत्र के रंग में भी परिवर्तन आ जाता है, तो इसमें कभी-कभी आपको ब्लड देखने को मिलता है। अगर ब्लड देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वृक्क या फिर मूत्र मार्ग में चोट लग गया होगा। शर्करा निकल रहा है, तो ये सब हम सभी जानते हैं कि ये किसका सूचक है, डायबिटीज का सूचक है। अगर पित्त निकल रहा है, तो पीलिया रोग का सूचक है। प्रोटीन निकल रहा है, तो रोग की अवस्था है। तो ये कुछ असामान्य से पदार्थ जब निकलने लगते हैं, तो ये किसी न किसी बीमारी का सूचक होते हैं। अब हम थोड़ी-सी अगर चर्चा करेंगे मूत्रवाहिनी की। ये क्या था, हमारे जो मूत्र संस्थान थे उसमें दूसरा क्या था, मूत्रवाहिनी थी, जिसके बारे में हमें चर्चा कर लेनी है। तो अगर हम बात करें मूत्रवाहिनी की, तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। और प्रत्येक किडनी से एक मूत्रवाहिनी मूत्र को लेकर मूत्राशय में पहुंचती है। इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो मूत्रवाहिनी होती है, ये आपकी 2 होती हैं और ये कहाँ पर आकर मिलती हैं? तो ये मूत्राशय में आकर मिलती हैं। अगला पॉइंट जो है वो है आपके मूत्राशय के बारे में। अगर हम बात करें मूत्राशय क्या है, तो ये पेशियों से बनी एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें मूत्र का संग्रह धीरे-धीरे होता है और इसमें ध्यान रखिएगा कि डिट्रेसर पेशी पाई जाती है। ये मूत्राशय है, ये मांसल भाग होता है और ये मूत्र नली के ठीक नीचे श्रोणि गुहा में अवस्थित होता है। रिक्त अवस्था में ये आपका जो मूत्राशय होता है, ये सिकुड़ा हुआ होता है। जैसे-जैसे इसमें यूरिन भरता जाता है, वैसे-वैसे ये फूलता जाता है। ठीक? पहले तो ये कैसा रहेगा? ये पिचका रहेगा। जैसे-जैसे ही इसमें यूरिन भरता जाएगा, वैसे-वैसे ये फूलता चला जाता है। अगर हम बात करें मूत्र मार्ग की, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, तो क्या है वो? वो है मूत्र मार्ग। अगर हम देखें तो जो उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र का ये अंतिम नलिकाकार भाग होता है, जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर उत्सर्जित करने का कार्य करता है। ठीक? ये क्या करता है? तो ये मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकाला जाता है। अगर इसकी बात की जाए लंबाई की, तो नर में मूत्र मार्ग की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर लगभग होती है और मादा में केवल ये 4 से 5 सेंटीमीटर तक ही होती है। क्योंकि नर में मूत्र मार्ग उसके शिश्न की पूरी लंबाई के लंबाई में सतत रहती है, जबकि अगर मादाओं में बात की जाए तो ये योनि तक ही स्थित होती है। ठीक? इतने पॉइंट थे हमारे उत्सर्जन तंत्र के बारे में या फिर मूत्र उत्सर्जित संस्थान के बारे में, ये हमने समझा। बाकी जो हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझा था, जिसमें हमारी त्वचा आ रही थी, फेफड़े आ रहे थे, यकृत आ रही थी। आपने देखा था कि यकृत में ही क्या हो रहा था, यूरिन का निर्माण हो रहा था, लेकिन उत्सर्जन कहाँ हो रहा था, तो किडनी से हो रहा था। ठीक? बाकी हमने स्किन के बारे में समझा था। स्किन से क्या हो रहा था, जो हमारी त्वचा है यानी कि जो स्किन है, हमारे संपूर्ण शरीर जो है इन्हीं त्वचा से ढकी है और ये त्वचा कई परतों से बनी थी। त्वचा के द्वारा हम अपने वातावरण से संबंध बनाए रखते हैं और सर्दी है, गर्मी है, धूप है, दर्द है, पीड़ा है, इन सभी का अनुभव हम किससे करते हैं? त्वचा के द्वारा ही करते हैं। बाकी पसीने से उत्सर्जन होता है, फेफड़े के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन होता है।
तो यहाँ हमें मुख्य रूप से यूरिन के उत्सर्जन के बारे में पढ़ना था। तो हमने उसको डिटेल में समझा, हमने उसको डिटेल में पढ़ा। और जो रोम होता है, ये रोम भी क्या करता है? रोम भी आपके शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको निकालने का कार्य करता है। ये जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं, ये भी हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ निकालने का कार्य करती हैं। साथ ही साथ जो पसीना है, तो पसीना को स्वेद भी कहते हैं और ये एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है, जिसमें पानी के साथ-साथ कुछ आपके जो विकार पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, नमक हो गया और विषैले पदार्थ हो गए, कुछ टॉक्सिन्स हो गए, ये सभी होते हैं। तो पसीने का बनना वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है। अगर जो है तापमान बहुत अधिक है तो पसीना अधिक होगा, अगर तापमान कम है तो पसीना नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से हमारे शरीर का जो उत्सर्जन तंत्र है, ये कार्य करता है। हमारे शरीर के विभिन्न उत्सर्जी अंग हमारे शरीर से उत्सर्जी जो पदार्थ हैं उनके, यानी कि जो बेकार चीज़ें हैं उनका उत्सर्जन करती हैं। ठीक? तो ये हमने पूरा उत्सर्जी तंत्र समझा है। कल संडे है, कल हम करेंगे प्रैक्टिस। बस इसी अपने उत्सर्जी जो संस्थान है, इसी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम उनको लेंगे। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।